लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कंसेप्ट पढ़ा था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का। मैंने आपको बताया था अनलॉफुलनेस क्या होती है, अनलॉफुलनेस कैसे कैसे आती है। फिर मैंने आपको क्या किया था, ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में बताया था जो अग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको लगभग सभी समझा दिया था। अब आज इससे ही एक कनेक्टेड टॉपिक करेंगे और ये आज आपका नया चैप्टर है, आप मान के चलो। आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं उसका नाम है वॉइड अग्रीमेंट्स। ये हमारा आज का कंसेप्ट होगा। इसका एप्लीकेबल सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। वॉइड अग्रीमेंट को अगर डिफाइन करूं तो वॉइड अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं उन्हें वॉइड अग्रीमेंट कहा जाता है। इसे वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम दी बिगिनिंग भी कहते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, शुरू से ही लीगल एनफोर्सेबिलिटी है नहीं। तो मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट बताया हुआ है। अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें तो आपको समझ आ गया होगा वॉइड वॉइड कहाँ कहाँ आया। जैसे सबसे पहला अग्रीमेंट विथ इनकम्पिटेंट पर्सन। इनकम्पिटेंट मतलब क्या, जो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, उनके साथ करोगे तो वॉइड अग्रीमेंट है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर किसी अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो भी वॉइड है। फिर मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया है जिसमें बाइलैटरल मिस्टेक्स हैं वो भी अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने आपको क्या बताया, बाइलैटरल मिस्टेक के बाद मैंने आपको बताया है ऐसे अग्रीमेंट whose object and consideration आर अनलॉफुल। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे सर आपने क्या बताया है, तो मैंने इसके बाद बताया था ऐसे अग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ये भी वॉइड होते हैं सारे। फिर मैंने आपको कुछ रिस्ट्रेंट एग्रीमेंट्स बताए हैं। फिर वेजरिंग एग्रीमेंट भी लिख लेते हैं। अब समझ लो हिसाब किताब क्या है। ऊपर के जो ये पहले 5 है इनके तो प्रोविजन मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक एक बार सबको मैंने आपको समझा दिया है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ रिस्ट्रेन एग्रीमेंट्स का कंसेप्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट का कंसेप्ट। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे समझना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिस्ट्रेन एग्रीमेंट्स। बच्चों रिस्ट्रेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, रिस्ट्रेन का मतलब बताया है प्रोहिबिशन, रोकना, फॉर इनडेफिनेट टाइम। एक असीमित समय के लिए किसी चीज करने को रोकना जो है रिस्ट्रेंट कहलाता है। और अगर ये चीज अग्रीमेंट में हो रही है तो रिस्ट्रेन एग्रीमेंट है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहला अग्रीमेंट जो बताया था वो ये बताया था कि जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, अग्रीमेंट ऑन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, वो इसमें सबसे पहला आता है। इसका मतलब ये होता है कि एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट बाय विच अ मेजर, मेजर कौन, जो 18 ईयर्स के ऊपर का है ना, एन अग्रीमेंट बाय विच अ मेजर इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कंडक्टिंग मैरिज। एक मेजर को शादी करने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट का लीगल इफेक्ट नहीं आता, ये वॉइड होता है। क्योंकि शादी करना एक इंसान की चॉइस है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। हम ऐसी शर्त लगा के किसी को रोक नहीं सकते। हाउएवर मुझे इसमें आपको पढ़ाना ये है कि क्या इसके भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या, तो सिचुएशन वेयर रिस्ट्रेन ऑन मैरिज इज वैलिड। ऐसी सिचुएशन जहां पे शादी पे रिस्ट्रेन लगाना सही माना गया है। ये कब होगा, तो ये तब होगा जब आप जिसकी शादी रोक रहे हो, रिस्ट्रेन ऑन जिसकी आप शादी रोक रहे हो,
वो पर्सन एक माइनर है। देखो हमारे देश में माइनर्स की शादी डिसअलाउ है, जिनकी एज 18 साल से कम है। तो कहीं अगर किसी माइनर की शादी हो रही है और आप अपनी तरफ से कुछ करके उस शादी को रोक रहे हो तो ये परफेक्टली वैलिड है। तो शादी रुकवाना तो हमने ऊपर पढ़ा कि गलत है, बट यहाँ पर हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में शादी पे रोक लगाना सही है, जब आप एक माइनर की मैरिज रुकवा रहे हो। दूसरा कब होता है, तो जब आप इनडायरेक्ट रिस्ट्रेंट लगाते हो। इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन on marriage where clear choice is given। choice is given कहने का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या होता है अगर डेथ हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ना, तो उनके जो विडो होते हैं या जो विडोवर होते हैं, विधुर या विधवा है ना, विडो या विडोवर होते हैं, उनको पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से। बट इसमें टर्म ये होता है कि अगर रीमैरिज हुए या दोबारा शादी करे तो ये पेंशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी अपॉन रीमैरिज। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन है, शादी करने से तो नहीं रोका जा रहा है। अब यहाँ पर इस विडो या विडोवर को चॉइस करनी है कि अगर वो रीमैरिज करते हैं तो पेंशन रुक जाएगी, और अगर पेंशन चाहिए तो शादी नहीं करनी है। तो ऐसी रोक जो है वो सरकार लगा सकती है। तो आपको एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज होप सो समझ आ गया होगा। अगर आप किसी मेजर की शादी रुकवा रहे हो तो ये वॉइड चीज है, याद रखना। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये वैलिड माना जाता है, जब आप एक माइनर की शादी रुकवाओगे तब, या आप शादियों पे इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन लगा रहे हैं, मतलब सामने वाले को चॉइस दे रहे हैं, आइदर हमसे बेनिफिट ले लो या शादी कर दो। तो अब सामने वाले के ऊपर इसमें हम क्या कर सकते हैं ना। तो आप इसको नोट डाउन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अब उसके बाद जो दूसरा रिस्ट्रेन आता है वो है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑन ट्रेड। तो अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनो। एनी अग्रीमेंट, एनी अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन फ्रॉम conducting trade, business और ऑक्यूपेशन। ठीक है, रिस्ट्रेन ऑन ट्रेड का मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट जिससे एक पर्सन को ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन करने से रोका जाता है, उसे रिस्ट्रेन ऑन ट्रेड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में मैं एज अ डॉक्टर अपॉइंट हुआ। अब यहाँ पे मेरे लिए टर्म ये रख दिया गया है कि जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं मैं कहीं और जॉब नहीं करूंगा, सिर्फ यही जॉब करूंगा। आगे ये भी शर्त रख दी गई है कि इफ आई लीव तब भी मैं जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। नो मेडिकल प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यार जब तक हॉस्पिटल में था ठीक है, कहीं और नहीं करूंगा, आप ही क्या करूंगा। लेकिन निकलने के बाद आप मुझे कैसे रोक सकते हो, और अगर आप रोक रहे हो तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं वॉइड टू दैट एक्सटेंट। सर ये वाली बात नहीं समझ आई। यहाँ पर मैरिज में क्या लिखा था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा था क्या, वॉइड है ट्रीटमेंट, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, वॉइड टू दैट एक्सटेंट। तो दैट एक्सटेंट का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, टू दैट एक्सटेंट का मतलब, तो दुनिया में जो ट्रेड है वो हजारों तरह के हैं। मुझे क्या करने से रोका जा रहा है, मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, जो ट्रेड की एक तरह की एक्सटेंट है। लेकिन इस पर भी रोकना क्या है, गलत है, तो इसलिए इसको वॉइड टू दैट एक्सटेंट करते हैं। सपोज करो ये शर्त मेरे पर लागू हो जाती, चलो हॉस्पिटल से निकल के मैं मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो होटल तो खोल ही सकता था ना, उस पर तो कोई रोक नहीं है। पर इस चीज को आप जस्टिफाई कर दोगे क्या, आप डॉक्टर है, आपको कैसे मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोक रहे हैं। तो जिस एक्सटेंट तक आपको रोका गया वो एक्सटेंट भी वॉइड है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये आपको रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में ट्रीटमेंट याद रखना होगा, क्या, वॉइड टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, इसके एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्सेप्शन मतलब क्या, सिचुएशन वेयर रिस्ट्रेन on trade
इज वैलिड। ऐसी सिचुएशन यहाँ ट्रेड पे रिस्टेन लगाना सही माना गया है। ये कब कब होता है? तो ये होता है सबसे पहला सेल ऑफ गुडविल के केस में। ठीक, सपोज करो मैं एक बिजनेस ओन करता हूं, बिजनेस का नाम है सत्यम बेकर। इट इज अ वेरी पॉपुलर बिजनेस, मैं इसका ओनर हूं, ठीक है। और ये मेरी जो शॉप है वो मान लो पंडरी लोकेलिटी में, पंडरी रायपुर में है ये मेरी शॉप। अब कोई पर्सन आता है मुझसे सत्यम बेकर की क्या फ्रेंचाइज लेना चाहता है, इसकी गुडविल लेना चाहता है। तो मैं जो हूं, जैसे अमित मेरे पास आ रहा है, वो क्या बोल रहा है कि सत्यम बेकर की एक ब्रांच मुझे भी डालनी है, मैं आपकी गुडविल का यूज करना चाहता हूँ, यूज ऑफ गुडविल। तो यहां पर मैं पैसे लेकर ही तो अपनी गुडविल दूंगा। तो मैं हो गया गुडविल का सेलर और अमित हो गया गुडविल का बायर। अब क्या होगा, मैं अपना बिजनेस बंद तो नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं यहां कंडीशन लगा सकता हूं दैट द बायर ऑफ गुडविल शैल नॉट कंडक्ट ट्रेड इन सेलर्स एरिया। कहने का मतलब यह है कि पंडरी में ऑलरेडी एक सत्यम बेकर की शॉप है, सत्यम बेकर की शॉप है ऑलरेडी पंडरी में। तो आप जैसे अगर मेरी गुडविल दे रहे हो तो पंडरी के एरिया को छोड़ के आप एनीवेयर जहां आपको जमे वहां खोल लेना, यहां मत खोलना, नहीं तो आपके भी बिजनेस को नुकसान होगा और मेरे भी बिजनेस को नुकसान होगा। तो यदि अगर गुडविल का सेलर ऐसी शर्त लगाता है कि हमारे प्रिस्क्राइब एरिया में आप मत करना, तो ये शर्त सही है। और एग्जाम्पल चाहिए तो कोई भी जब फ्रेंचाइज सेल करता है ना, फ्रेंचाइज, स्पेलिंग यार गलत हो जाती है कभी कभी, फ्रेंचाइज अपनी सेल करता है ना, तो उसमें शर्त होती है कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए अलग अलग फ्रेंचाइज के बीच में। जैसे डोमिनोज भी अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई रखते हैं, कोई 30 किलोमीटर का। कितने एरिया में ऑलरेडी एक आउटलेट है तो आपको ओपन नहीं करना है। तो दिस वाज एक्सेप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक्सेप्शन नंबर 2 है पार्टनरशिप अग्रीमेंट। जब आप किसी जगह पर पार्टनरशिप में होते हो तो इस पर क्या होता है, अगर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, मतलब अभी वहां पार्टनर हो, तो आप एक रिस्टेन होता है कि यू कैन नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस। और सही भी बात है, अब जब यहां पर पार्टनर हो तो आप कहीं और जाकर काम क्यों करोगे। और अगर आप मान लो रिटायर हो रहे हो, रिटायर, या आपको मैं बोल देता हूं आप आउटगोइंग पार्टनर हो, तो आपके साथ भी ये बात हो जाती है कि यू कैन कैरी कंपीटिंग बिजनेस। आप हमारा जो काम करते थे वो करो, हमसे आके कंपीट करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट शैल नॉट यूज क्या, फर्म नेम, फर्म प्रॉपर्टी, फर्म गुडविल। देखो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो अभी हमारे साथ पार्टनर है उसको तो हम बोल देंगे कि जैसे मेरे साथ कोई टीचिंग असाइनमेंट में जुड़ा है, तुम कहीं और मत पढ़ाना, और मेरे यहाँ से अगर जा रहे हो तो पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे फर्म का या नाम यूज मत करना, फर्म की प्रॉपर्टी यूज मत करना, और फर्म की गुडविल मत यूज करना। तो देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं आपको रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको रोका गया आपको बिजनेस करने से, तो जिस हद तक रोका गया है वो वाइड है, ठीक है। हाउएवर कुछ सिचुएशन है जहाँ ये वैलिड है, जहाँ आपने गुडविल बेची, तो जिसको बेची आप बोल सकते हो कि आपके एरिया में आके वो काम ना करे। पार्टनरशिप अग्रीमेंट है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को तो ऐसे ही काम करने से रोक सकते हो कहीं और रिटायरिंग है तो उसको बोल सकते हो फर्म का नाम, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म की गुडविल जो है उसका इस्तेमाल मत करना। नेक्स्ट थिंग जो इसके बाद आता है वो आता है सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट का हिसाब ये है कि ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड the employee shall not accept similar engagement। आप अगर रिलायंस में काम कर रहे हो तो कैसे आप जाके एयरटेल में काम करोगे, वही काम आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, मैं अन अकेडमी का टीचर हूं,
अगर मैं अन अकेडमी का टीचर हूं तो साफ साफ लिखा है कि आप ऐसे ही टीचिंग प्लेटफॉर्म में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हो। तो अगर सर्विस एग्रीमेंट पे लिखा है कि मैं अन अकेडमी में बीएसटी पढ़ाऊंगा, तो मैं वेदांतु में जाकर अब बीएसटी नहीं पढ़ा सकता जब तक मेरा अग्रीमेंट किसके साथ है, अन अकेडमी के साथ। और ऐसा रिस्ट्रेन बहुत सही है, हर इंसान हर जगह थोड़ी ना कब्जा कर लेगा। देन बारी आती है ट्रेड कॉम्बिनेशन की। ट्रेड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एसोसिएशन रूल्स। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है उनकी अगर कोई एसोसिएशन है और अगर उसका कोई रूल है तो सारे बिजनेसमैन को मानना पड़ेगा दैट ट्यूसडे क्लोज्ड। तो अगर सब ने क्लोज किया है तो आपको भी क्लोज करना चाहिए अगर आप इस एसोसिएशन के मेंबर हो। और इस रोक में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये सबकी कंसेंट से हुआ है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो इतने तरह के एक्सेप्शन आपको पढ़ने होते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में। ठीक है, होप सो आपको रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एकदम अच्छे समझ आ गया होगा और बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट उसके बाद जो रिस्ट्रेंट हमको जानना होता है और पढ़ना होता है वो होता है रिस्ट्रेन ऑन जुडिशियल ऑब्लिक लीगल प्रोसीडिंग। कहने का मतलब ये है कि एन अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन्ड मतलब तो समझ गए हो, रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन। टेकिंग लीगल एक्शन इज, इसका भी ट्रीटमेंट वही है, टू दैट एक्सटेंट वाइड। लीगल एक्शन तो बहुत सारी बातों पे दी जा सकती है, आप जिस चीज के लिए रोक रहे हो उस लीगल एक्शन को भी सही नहीं माना जा सकता, वो भी गलत ही है। जैसे मैं आपके साथ अग्रीमेंट करता हूँ एक बिजनेस एग्रीमेंट और शर्त ये डाल देता हूँ कि कुछ भी हो आप मेरे ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो ये शर्त बहुत गलत है। लेकिन सिर्फ उस बात को लेकर नहीं ले सकते ना, किसी और बात को तो लेकर कर ही सकते हो। लेकिन अभी जो मैं बिजनेस को लेकर आपको रोक रहा हूँ कि यार मत मेरे ऊपर केस करना, ये भी तो गलत है ना। तो इसको टू दैट एक्सटेंट वाइड बोलेंगे। आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा तो मैं जमशेद हूँ, आप आकाश हो, हमारे बीच कोल सेल को लेकर एक अग्रीमेंट बना है और शर्त ये डाल दिया कि आपके कोई लीगल राइट नहीं होंगे, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर पाओगे। तो आप सिर्फ इस वाले कोल वाले मैटर पे ही क्या है मेरे ऊपर केस नहीं कर पा रहे हो, केस नहीं कर पा रहे हो। सपोज करो मैं आपको थप्पड़ मार दिया, आपको मैं हिट कर दिया या आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो आप बहुत सारे केस आप उठा के डाल सकते हो। तो केस करने की मनाही नहीं है, लेकिन आपको क्या किया जा रहा है, आपके बिजनेस के मेन बात पे बोला जा रहा है कि आप केस नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरह की एक्सटेंट है, एक हद है, और उस हद तक भी ये गलत है, आप कैसे किसी को रोक सकते हो, तो इसको वॉइड माना जाता है। ठीक है, अच्छा इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे हर रिस्ट्रेन का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ये माना जाता है, इसका मेन एक्सेप्शन जो है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सेटलमेंट, ठीक है, बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज, बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज, बाय अ थर्ड पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर। आजकल ये बहुत ज्यादा उसमें है, प्रचलन में है, फेमस हो गया है ये। अभी क्या होता है, जैसे आपका और मेरा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, अब उसमें अगर किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्यूट अराइज होने पर हम भागते हैं कोर्ट की तरफ। अब कोर्ट में जैसे आप जाते हो तो क्या होता है, मनी बहुत लग जाता है, मनी एक्सपेंस बहुत है, टाइम बहुत लग जाता है। तो लोग आजकल क्या है, शॉर्टकट तरीके पे जा रहे हैं, जहां पर क्या होता है, आपका और मेरा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो हम पहले से ये डिसाइड कर देते हैं कि अगर हमारा डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे और वो जो फैसला देगा उसके फैसले को अवॉर्ड कहते हैं, वो जो कहेगा वो मानेंगे।
अब यहां अगर आर्बिट्रेशन में आप सेटिस्फाई नहीं हुए, इफ नॉट सेटिस्फाइड, इफ नॉट सेटिस्फाइड देन आप कोर्ट जा सकते हो। तो मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूं कि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सीधे लीगल केस मत डालना, पहले अगर झगड़ा हुआ तो आर्बिट्रेशन कराएंगे, वहां नहीं सुलझा तो कोर्ट जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम अपने मैटर का आर्बिट्रेशन करा देते हैं, तो इसको आप रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं मान सकते, और ऐसा कराना बिल्कुल वैलिड है। आपको ये समझ आ जाना चाहिए। तो आज मैंने आपको पूरे रिस्ट्रेन के एक्सेप्शन बता दिए हैं, आपको ये बनना चाहिए। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेजरिंग अग्रीमेंट्स का कंसेप्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, सेक्शन 30। ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी।